बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक चोर रहता था। उसका नाम गोपी था, लेकिन उसे लोग उसके असली नाम से कम ही जानते थे। ज्यादातर लोग उसे चतुर चोर के नाम से पहचानते थे। गोपी का स्वभाव बड़ा ही रोचक था। वह न केवल अपनी चालाकी और चतुराई से मशहूर था, बल्कि उसकी बुद्धि इतनी तेज थी कि लोग उसे चालाकी की मिसाल के रूप में भी देखने लगे थे। हालांकि वह कई बार छोटी मोटी चोरियों में सफल हो चुका था, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं था। उसके मन में एक बड़ा सपना था, राजधानी के राजा के महल से कुछ चुराने का। उसे यकीन था कि अगर वह राजा के खजाने से कुछ चुरा लेगा तो उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल जाएगी और लोग उसकी बुद्धिमानी का लोहा मानेंगे। तभी उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने अपने आप को समझाया, जब तक मैं राजधानी नहीं जाऊंगा और वहां अपनी कला नहीं दिखाऊंगा, तब तक मेरी पहचान चोरों के बीच नहीं बन पाएगी। यह सोचकर उसने तैयारी शुरू कर दी। गोपी ने राजधानी जाने का निश्चय किया। उसने अपने सफर के लिए कुछ जरूरी सामान इकट्ठा किया। उसके पास एक पुरानी लेकिन उसकी प्रिय छुरी थी, जिसे वह हमेशा अपने साथ रखता था। इसके अलावा कुछ रस्सियां, लोहे की कीलें और कुछ औजार जिन्हें वह चोरी के काम में इस्तेमाल करता था। उसने सोचा कि राजधानी पहुंचने से पहले वह अपने सफर को ध्यान से योजनाबद्ध करेगा ताकि कोई गलती न हो। वह जानता था कि यह सफर उसके जीवन को बदल सकता है। राजधानी तक का रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन उसकी जिज्ञासा और उत्साह उसे लगातार आगे बढ़ा रहे थे। रास्ते में उसने कई गांवों से गुजरते हुए लोगों से राजधानी के बारे में पूछा। राजधानी के बारे में सुनकर उसका उत्साह और बढ़ गया। लोग कहते थे कि वहां का राजा न्यायप्रिय और शक्तिशाली है, लेकिन महल की सुरक्षा इतनी कड़ी है कि वहां से कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यह सुनकर गोपी और अधिक उत्साहित हो गया। उसे चैलेंज पसंद थे और यह चैलेंज उसके जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज साबित होने वाला था। कई दिनों के सफर के बाद गोपी आखिरकार राजधानी पहुंच गया। यह शहर वाकई भव्य और विशाल था। उसकी आंखें चौंधियां गईं। राजधानी की गलियां चौड़ी और सजी संवरी थीं। बाजारों में हर तरफ भीड़ भाड़ थी। लोग खरीदारी में व्यस्त थे। हर तरफ धूमधाम और रौनक थी। गोपी ने कभी इतने बड़े शहर की कल्पना भी नहीं की थी। उसे यह जगह अद्भुत लगी, लेकिन उसे यहां पर किसी को पहचान में नहीं आना था। इसलिए उसने खुद को साधारण दिखाने के लिए साधु का भेष धारण कर लिया। राजधानी में दाखिल होते ही सबसे पहले उसने शहर का मुआयना किया। वह यह जानना चाहता था कि शहर में कौन कौन सी जगहें महत्वपूर्ण हैं, कहां की सुरक्षा कमजोर है और कौन से इलाके रात में सुनसान रहते हैं। उसने कई दिन तक राजधानी की गलियों में घूम घूम कर जानकारी जुटाई। उसे पता चला कि महल की सुरक्षा सबसे कड़ी है। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थीं, जिन पर सिपाही 24 घंटे तैनात रहते थे। महल के प्रवेश द्वार पर भारी भरकम फाटक था, जिसे दिन और रात सशस्त्र संतरी पहरा देते थे। महल के चारों तरफ गहरी खाई थी, जिसे पार करना आसान नहीं था। गोपी ने यह भी देखा कि महल के ऊपर एक विशाल घड़ी लगी थी, जो हर घंटे बजती थी। यह घड़ी महल की दीवार के ऊपर सबसे ऊंचाई पर थी और उसकी आवाज पूरे शहर में गूंजती थी। रात के समय महल के सन्नाटे में यह आवाज और भी गूंजदार हो जाती थी। चोर ने सोचा, इस घड़ी की आवाज का इस्तेमाल मैं अपनी योजना में कर सकता हूं। गोपी ने एक दिन रात में महल के पास जाकर उसे ध्यान से देखा। उसने देखा कि कैसे सिपाही पहरेदारी कर रहे थे, कब कब गश्त बदलती थी और किस समय महल के चारों तरफ सन्नाटा छा जाता था। उसने मन ही मन योजना बनाई कि कैसे वह इस सख्त सुरक्षा को चकमा देकर महल में घुस सकता है। अंततः वह रात आ गई जब गोपी ने अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला किया। यह रात ठंडी और अंधेरी थी। आकाश में बादल छाए हुए थे, जिससे अंधेरे की घनत्व और बढ़ गई थी। शहर की गलियां सुनसान थीं और सिपाही अपने अपने ठिकानों पर गश्त कर रहे थे। घड़ी ने रात के 12 बजने का संकेत दिया। गोपी अपने साथ लोहे की कीलें, रस्सी और अन्य औजार लेकर महल की दीवार के पास पहुंचा। महल की दीवार बेहद ऊंची थी, लेकिन चोर ने इसे एक चुनौती की तरह लिया। उसने घड़ी की हर घंटे की आवाज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। जब भी घड़ी का घंटा बजता, वह बिना किसी शोर के महल की दीवार में कील ठोकता जाता
उसने ध्यान रखा कि कोई भी सिपाही उसे देख न सके। हर घंटे के साथ वह एक नई कील ठोकता और अंत में 12 कीलें दीवार में ठोक दी। इन कीलों के सहारे उसने दीवार पर चढ़ना शुरू किया। चुपके चुपके वह महल की दीवार पार कर गया। महल के अंदर का दृश्य अत्यंत भव्य और शानदार था। चारों तरफ सोने और चांदी की सजावट थी। महल के अंदर भी कुछ सिपाही गश्त कर रहे थे, लेकिन चोर की चालाकी इतनी थी कि उसने बिना किसी को खबर हुए अपने कदम आगे बढ़ाए। उसने महल के खजाने तक पहुंचने का रास्ता खोज लिया। खजाने का दरवाजा मजबूत और भारी था, लेकिन गोपी ने पहले से ही इसे खोलने का तरीका खोज रखा था। उसने अपने औजारों का इस्तेमाल किया और दरवाजे का ताला तोड़ दिया। खजाने घर के अंदर जाकर उसने देखा सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात का ढेर लगा हुआ था। यह खजाना राजा के वर्षों के संचित धन का प्रतीक था। गोपी ने जल्दी से कई हीरे उठाए और उन्हें अपनी थैली में भर लिया। उसका मन और अधिक लेने का था, लेकिन वह जानता था कि लालच उसे मुसीबत में डाल सकता है। उसने चुपचाप महल से बाहर निकलने का फैसला किया। उसी तरीके से जिस तरह वह महल में घुसा था, उसने कीलों के सहारे दीवार से नीचे उतरना शुरू किया। जब वह महल से बाहर निकल गया तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसने इतनी सफाई से चोरी की थी कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। अगले दिन महल में जब चोरी का पता चला तो हड़कंप मच गया। सिपाही और मंत्री राजा के पास भागे भागे पहुंचे। राजा को यह सुनकर बेहद क्रोध आया। उसने तुरंत सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया और पूरे शहर में घोषणा करवाई कि रात के समय जो भी बिना कारण घूमता पाया जाएगा उसे चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गोपी, जो अब राजधानी में ही रह रहा था, इस ऐलान को सुनकर मुस्कुराया। उसने अपनी चालाकी का एक और नमूना पेश करने का सोचा। उसने साधु का वेश धारण किया और उन सिपाहियों की पत्नियों से मिलने की योजना बनाई जो रात में गश्त पर रहते थे। गोपी ने साधु का वेश धारण कर लिया और सिपाहियों की पत्नियों से मिलने के लिए उनके घर घर जाने की योजना बनाई। वह एक सच्चे साधु की तरह दिखने और बोलने की कला में माहिर था और इसी कारण से वह बेधड़क उनके घरों में प्रवेश कर गया। जब भी वह किसी सिपाही की पत्नी से मिलता तो उससे बड़ी विनम्रता से बात करता और अपना झूठा संदेश देता। वह कहता, माता, मुझे अपनी साधना के दौरान यह आभास हुआ है कि इस रात तुम्हारे पति को खतरा हो सकता है। चोर बहुत चालाक है और वह तुम्हारे पति के रूप में भेष बदलकर घर आ सकता है, इसलिए सावधान रहो और यदि कोई अजनबी तुम्हारे घर में घुसे तो उस पर जलते कोयले फेंक देना, इससे वह भाग जाएगा। सिपाहियों की पत्नियां यह सुनकर घबरा गईं और साधु की बातों पर विश्वास करते हुए उन्होंने अपने घरों में कोयले जलाकर तैयार रख लिए। उन्होंने यह सब अपने पतियों को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें साधु की बातों पर इतना भरोसा था कि उन्होंने यह आवश्यक नहीं समझा। उन्होंने यह मान लिया कि अगर कोई उनके घर में देर रात घुसेगा तो वह जरूर चोर होगा। रात को जैसे ही 4 बजे लगे, सिपाही अपनी ड्यूटी खत्म करके घर लौटने लगे। जब वे थके हारे अपने घरों में पहुंचे और दरवाजा खटखटाया तो उनकी पत्नियों ने बिना एक क्षण भी सोचे समझे उन पर जलते हुए कोयले फेंक दिए। नतीजतन कई सिपाही बुरी तरह से जल गए। यह घटना पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। सिपाहियों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जब राजा को इस घटना की खबर मिली तो वह और भी क्रोधित हो गया। राजा ने तुरंत अपने कोतवाल को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह खुद रात में गश्त करे और चोर को हर हाल में पकड़ कर लाए। कोतवाल राजा का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति था और राजा को उस पर पूरा भरोसा था। वह खुद सिपाहियों के साथ रात में पहरा देने निकला। कोतवाल का मन पूरी तरह से इस बात पर केंद्रित था कि वह चोर को पकड़ेगा और राजा के सामने अपनी योग्यता साबित करेगा। उस रात जब कोतवाल अपनी गश्त कर रहा था, गोपी ने एक और चाल सोची। उसने साधु का भेष छोड़कर फिर से नागरिक के रूप में खुद को प्रस्तुत किया और कोतवाल के सामने आकर कहने लगा, मैं ही चोर हूं। कोतवाल को पहले तो विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन चोर ने हंसते हुए कहा, अगर आपको यकीन नहीं होता तो
आप मुझे पकड़कर अपने साथ ले चलें। मैं खुद आपके साथ महल में चलूंगा, लेकिन पहले मुझे यह तो बताइए कि कैदियों को कैसे बांधते हैं। कोतवाल को लगा कि चोर सच में आत्मसमर्पण कर रहा है। उसे गर्व हुआ कि उसने बिना किसी परेशानी के चोर को पकड़ लिया। वह धीरे धीरे चोर की बातों में फंसता गया। उसने बताया कि कैसे कैदियों को महल में ले जाकर उनकी सुरक्षा की जाती है और कैसे उन्हें बंदी गृह में रखा जाता है। गोपी ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी और मौका देखकर चालाकी से कोतवाल को ही बंदी बना लिया। उसने कोतवाल को महल के एक कोने में बंद कर दिया और खुद वहां से फरार हो गया। कोतवाल, जो पूरी तरह से ठंड और शर्मिंदगी में जकड़ा हुआ था, रात भर महल में फंसा रहा। सुबह जब सिपाही आए तो उन्होंने उसे देखा और उसे बाहर निकाला। यह घटना पूरे महल में चर्चा का विषय बन गई। राजा ने जब सुना कि उसका सबसे विश्वसनीय कोतवाल भी चोर से मात खा गया तो वह बहुत चिंतित हो गया। उसने अब खुद चोर को पकड़ने का निश्चय किया। राजा ने अपने गुप्त मंत्रियों से सलाह ली और यह तय किया कि वह खुद चोर को पकड़ने के लिए गश्त करेगा। उसने साधु का वेश धारण किया और एक रात गश्त पर निकल पड़ा। वह साधु के रूप में राजधानी के बाहरी इलाकों में घूमता रहा ताकि चोर का पता लगा सके। गोपी ने देखा कि राजा खुद साधु के वेश में घूम रहा है और उसकी योजना समझ गया। उसने अपने दिमाग में एक और चालाक योजना बनाई। वह भी साधु का वेश धारण करके महल के पास के एक पेड़ के नीचे धूनी रमाकर बैठ गया। राजा, जो साधु के भेष में था, 3 बार उस पेड़ के पास से गुजरा। तीसरी बार उसने साधु से पूछा, हे साधु महाराज, क्या आपने किसी अजनबी को यहां से गुजरते देखा है? गोपी, जो साधु बना हुआ था, ने जवाब दिया, नहीं महाराज, मैं तो यहां ध्यान मग्न रहा। मुझे किसी के आने जाने का भान नहीं हुआ। राजा को यकीन हो गया कि यह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए वह साधु के रूप में ही चोर को पकड़ने का प्रयास करने लगा। लेकिन गोपी ने पहले ही सब कुछ भांप लिया था। राजा ने साधु के कहने पर अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और उसे साधारण कपड़ों में बदल लिया। उसने सोचा कि चोर कहीं आसपास है और भेष बदलकर उसे धोखा देने की कोशिश करेगा। लेकिन असल में गोपी ने राजा का घोड़ा और वस्त्र हासिल कर लिए और चुपचाप महल में जाकर राजा के कक्ष में सो गया। उधर राजा चोर को पकड़ने की उम्मीद में पूरी रात साधु के भेष में गश्त करता रहा। लेकिन सुबह होते होते उसने महसूस किया कि ना कोई चोर सामने आया और ना ही कोई साधु उसे दिखाई दिया। थक हार कर वह महल लौटने का निश्चय किया। जब वह महल के फाटक पर पहुंचा तो संतरी उसे चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया। राजा ने संतरी से कहा, मैं राजा हूं। लेकिन साधु के भेष में होने के कारण किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उसे बंदी बना लिया गया। जब दिन निकला और महल में सूरज की रोशनी फैली, तब जाकर संतरी ने राजा को पहचाना। वह डर के मारे कांपने लगा और तुरंत उसे रिहा कर दिया। राजा बेहद क्रोधित था, लेकिन उसने अपनी गलती भी समझी। महल में लौटने के बाद उसने देखा कि चोर ने उसके कक्ष में राजा बनकर रात बिताई थी और बिना कोई नुकसान किए वहां से फरार हो गया। राजा ने दरबार बुलाया और चोर के लिए एक नई घोषणा की। उसने कहा, मैं जानता हूं कि यह चोर असाधारण बुद्धिमान और चतुर है। अगर वह स्वयं दरबार में आकर सामने आएगा तो मैं उसे माफ कर दूंगा और उसकी चालाकी के लिए उसे इनाम भी दूंगा। यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा ने इतनी बड़ी घोषणा कर दी थी और लोग सोच रहे थे कि चोर सामने आएगा या नहीं। गोपी, जो अब तक हर बार सफल रहा था, ने राजा की घोषणा सुनी और उसे अपनी आखिरी चाल मानते हुए दरबार में उपस्थित होने का निश्चय किया। वह बिना किसी डर के राजा के सामने पहुंचा और बोला, महाराज, मैं ही वह चोर हूं जिसने महल में घुसकर चोरी की थी और आपके वस्त्र और घोड़ा लेकर फरार हो गया था। मैंने यह सब इसलिए किया ताकि मैं अपनी बुद्धिमानी और चालाकी को साबित कर सकूं। राजा उसकी ईमानदारी और साहस से प्रभावित हुआ। उसने गोपी की बातों को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम वाकई एक चतुर व्यक्ति हो। तुम्हारी चालाकी ने न केवल मेरे सिपाहियों को मात दी, बल्कि मुझे भी धोखा दिया। मैंने वादा किया था कि तुम्हें सजा नहीं दी जाएगी और तुम्हें इनाम भी मिलेगा। मैं
तुम्हें इनाम में गांव की एक बस्ती देता हूं और उम्मीद करता हूं कि तुम अब अपनी चतुराई का इस्तेमाल नेक कार्यों में करोगे। गोपी ने राजा के सामने यह वचन दिया कि वह अब कभी चोरी नहीं करेगा और अपनी बुद्धिमत्ता से अच्छे कार्य करेगा। राजा ने उसे माफ कर दिया और इनाम भी दिया। इस तरह गोपी ने अपनी चालाकी से न केवल महल में चोरी की बल्कि राजा का दिल भी जीत लिया। इसके बाद गोपी ने अपनी बाकी की जिंदगी शांति और सदाचार के साथ बिताई। उसकी चतुराई और साहस की कहानियां पूरे राज्य में फैल गईं और लोग उसकी बुद्धिमानी की मिसालें देने लगे। उसने जो किया वह इतिहास का हिस्सा बन गया और लोग उसे चतुर चोर के रूप में याद करने लगे, जिसने अपनी बुद्धि और चालाकी से राजा का दिल जीत लिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहे। हर हर महादेव।